यूडाइस प्लस पोर्टल पर हम विभिन्न प्रकार की जानकारियों को अपडेट करते हैं और इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है स्कूल प्रोफाइल का। तो आज हम देखेंगे कि इस पोर्टल पर हम स्कूल प्रोफाइल कैसे अपडेट करें त्रुटि रहित और सावधानी से, क्योंकि इसमें यदि हम गलत डेटा देते हैं तो हमें अपनी शाला में जो योजनाएं हैं उसका पूरी तरह से लाभ नहीं मिल पाएगा, क्योंकि यूडाइस प्लस पोर्टल जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का पोर्टल है और इसी पोर्टल के आधार पर हमें शासन की योजनाओं का लाभ मिलता है। साथ ही सेंट्रल गवर्नमेंट को शिक्षा विभाग के लिए जो योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन इसी डेटा के आधार पर किया जाता है। तो आइए देखते हैं कि कैसे हम स्कूल प्रोफाइल वाला जो पार्ट है इसे अपडेट कर सकते हैं। इसमें एक बात बताना चाहेंगे कि इसमें काफी सारे पॉइंट्स होते हैं। अब जिन बिंदुओं पर आपको समस्या हो रही हो आप उन बिंदुओं को देख सकते हैं। वीडियो में एक एक बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। और दूसरी बात कि जब भी आप स्कूल प्रोफाइल अपडेट करने के लिए सिस्टम में बैठे या मोबाइल से करें तो अपने स्कूल की जो इन्फॉर्मेशन है अपने पास जरूर रखें और उन्हें देखते हुए ही आपको त्रुटि रहित जानकारी इसमें अपडेट करना है। तो शुरू से प्रोसेस इसके लिए सबसे पहले तो हमें जो यूडाइस प्लस पोर्टल है किसी भी ब्राउजर में ओपन करना है। ओपन करने के लिए एड्रेस बार में टाइप करें udiceplus.gov.in, इतना टाइप करके इसे सर्च कर लें। जैसे हम सर्च करेंगे हम यूडाइस प्लस पोर्टल के होम पेज पर आएंगे जहां लॉग इन फॉर ऑल मॉड्यूल्स पर हमें क्लिक करना है। अब जैसे हम क्लिक करते हैं तो सबसे पहले हमें अपना स्टेट सेलेक्ट करना होगा और इसके बाद गो पर क्लिक करें। अब जैसे हम गो पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि लॉगिन करने के लिए इसमें अलग अलग मॉड्यूल दिए गए हैं। अब चूंकि हमें स्कूल प्रोफाइल अपडेट करना है तो इसके लिए प्रोफाइल एंड फैसिलिटी 2025-26 का जो ऑप्शन दिया गया है इस पर लॉगिन पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में हम लॉगिन पेज पर आएंगे जहां हमें अपने संस्था के यूडाइस कोड और जो भी हमारी संस्था का पासवर्ड हो वो फिल करना है और जो कैप्चा कोड दिया है इसे सेम फिल करके लॉगिन पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे थोड़ी प्रोसेस होगी और यहाँ पर हमें 5 बॉक्स दिखाई देंगे। प्रोफाइल अपडेट करने के लिए जो पहला बॉक्स है प्रोफाइल एंड फैसिलिटी, इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा जहां आप सबसे पहले तो स्टेटस चेक कर सकते हैं कि वर्तमान में आपका स्टेटस क्या है। ऊपर आप देख सकते हैं कलर कोडिंग दी गई है। इसमें आप देख पाएंगे यदि आप कंप्लीट कर लेते हैं तो यहाँ पर कलर कोडिंग चेंज हो जाएगी, साथ ही यहाँ पर मैसेज भी दिया रहेगा। इसके अतिरिक्त यदि इसमें हम देखें तो अलग अलग पार्ट में यदि आपने कंप्लीट कर लिया है तो लास्ट में कंप्लीट लिखकर आएगा या फिर पूर्ण किया, यदि आपने लैंग्वेज चेंज किया है तो पूर्ण किया यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ से भी आप स्टेटस चेक कर सकते हैं अलग अलग पार्ट्स का। अब इसमें एक बात और कि जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में है, आपको यदि हिंदी में देखना हो तो लैंग्वेज आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे ऊपर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसे हिंदी में कर सकते हैं। जैसे हम हिंदी सेलेक्ट करेंगे तो अब सारी जो डिटेल है वो हिंदी में आएगी यहाँ पर। अब पहले पार्ट में यदि हम देखें तो 1 से लेकर 30 बिंदु है। इसमें एक बात और कि 2 पार्ट में हमें इंफॉर्मेशन अपडेट करना होता है। पहला पार्ट जो होता है प्रोफाइल स्कूल प्रोफाइल का होता है और दूसरे पार्ट में हमारी शाला में जो भौतिक सुविधाएं हैं उसकी जानकारी देना होता है। कुल मिलाकर यदि हम देखें तो पहले भाग में हमें 62 पॉइंट्स में जानकारी देना होता है और सेकंड जो पार्ट इसमें दिया गया है इसमें कुल 28 बिंदु दिए रहते हैं जिनमें हमें इंफॉर्मेशन को अपडेट करना होता है। तो एक एक करके हमें जानकारियों को अपडेट करना है। अब पहला पार्ट इसे हम ओपन करते हैं 1 से लेकर 30 तक का बिंदु। इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो पहला जो पार्ट है पहले पार्ट का फर्स्ट पॉइंट वो ओपन हो जाएगा। इसमें बताना चाहेंगे कि आपको किसी भी प्रकार से आप इसमें एडिट नहीं कर पाएंगे। केवल एक कार्य इसमें आप करेंगे कि जो आपके संस्था के हेड हैं और जो असिस्टेंट हेड है उन्हें अपडेट कर सकते हैं आप इस पोर्टल पर। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ क्लिक करें। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो लॉगिन पेज आएगा, आपको लॉगिन करना है और इसके बाद आप अपनी संस्था के जो संस्था प्रधान है, प्रधान पाठक हैं, प्रिंसिपल हैं वो और जो वाइस प्रिंसिपल हैं, जो असिस्टेंट हेड है उनकी डिटेल आप इससे अपडेट कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप इसमें कोई भी जानकारियों में करेक्शन नहीं कर पाएंगे। अब इसमें आप अच्छे से चेक कर लें, आपका कार्य है कि इसमें जो जानकारी दी गई है इन्हें आपको अच्छे से चेक कर लेना है और यदि किसी प्रकार की कोई त्रुटि है तब आपको ब्लॉक MIS कोऑर्डिनेटर से कांटेक्ट करना होगा और उनसे इसमें करेक्शन करवाना है। तो आपको चेक कर लेना है, इसके अतिरिक्त आप इसमें एडिट नहीं कर पाएंगे। अब स्क्रीन को नीचे स्क्रॉल करना है और लास्ट में मार्क एज कंप्लीट इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आप देखेंगे कि सक्सेस का मैसेज आ चुका है। प्रत्येक पॉइंट को अपडेट करने के बाद में यहाँ पर सक्सेस का मैसेज जो है वो आएगा और यदि कहीं हमसे कोई पार्ट छूट गया है, कोई बिंदु छूट गया है या फिर उसमें कोई त्रुटि है
तब यहाँ पर रेड से एरर आ जाएगा। साथ ही पोर्टल बता भी देगा कि आपने कहाँ पर गलती किया है, कौन सा पार्ट छोड़ा है। तो हमारा जो पहला 1 से लेकर 30 तक का पार्ट था वो कंप्लीट हो गया है, इसका सक्सेस का मैसेज आ गया है, जिसे आप डैशबोर्ड पर जाकर भी चेक कर सकते हैं। जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा किया, या फिर इंग्लिश लैंग्वेज में रहेगा तो यहाँ पर कंप्लीट का मैसेज आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो फर्स्ट हमारा बिंदु था 1 से लेकर 30 तक वो हमने कंप्लीट कर लिया, इसमें किसी भी प्रकार का एडिट नहीं होगा। अब हमारा कार्य शुरू होगा 31 से लेकर 39 तक। जो सेकंड पॉइंट इसमें दिया गया है भाषा और अन्य, इसे हमें क्लिक करना है। जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जानकारी ओपन होगी। अब यहाँ पर हमारी संस्था से संबंधित डिटेल इसमें हमें दर्ज करना है, जिसमें 31 से लेकर 39 पॉइंट्स दिए गए हैं। अब इसमें पहला बिंदु कि क्या स्कूल समय के बाद कोई कौशल प्रशिक्षण केंद्र चलाता है। तो यदि आपकी शाला में कौशल प्रशिक्षण केंद्र चल रहा है तब आपको हाँ को सिलेक्ट करना है। चूंकि हमारी संस्था में नहीं है तो हम नहीं रहने देते हैं। इसके बाद अगला बिंदु कि क्या यह आवासीय स्कूल है। यदि आपका आवासीय स्कूल हो तब आपको बताना है कि किस प्रकार का आवासीय स्कूल है। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो 3 प्रकार के ऑप्शन आते हैं, कंप्लीटली रेसिडेंटल, पार्टियल रेसिडेंटल और नॉन रेसिडेंटल। चूंकि हमारा नॉन रेसिडेंटल है इसलिए थर्ड ऑप्शन हमने सेलेक्ट किया। अब यदि आप पहले 2 ऑप्शनों को सेलेक्ट करते हैं तो इससे संबंधित जो इन्फॉर्मेशन है नीचे के बॉक्स में आपको देना होगा, और यदि नॉन रेसिडेंटल आपने किया है तो नीचे आपको जानकारी नहीं देना है। इसके बाद कि क्या यह पाली में चलने वाला स्कूल है, अर्थात आपकी शाला जो है क्या वो शिफ्ट में संचालित है। आपका एक ही स्कूल है जिसमें डाइस कोड एक ही है, जिसमें आधी जो क्लासेस हैं वो मॉर्निंग शिफ्ट में लग रही है और आधी जो क्लासेस हैं वो दोपहर की जो पाली है उसमें संचालित हो रही है। यदि इस प्रकार से पाली में आपका स्कूल संचालित है तब आपको हाँ पर टिक करना है। हमारा नहीं है तो हमने नहीं पर टिक रहने दिया। इसके बाद क्या अधिकांश छात्रों को प्राथमिक स्तर पर उनकी मातृभाषा में पढ़ाया जाता है। तो जी हाँ, हमारी शाला में जो छात्र हैं उन्हें शिक्षकों के द्वारा उनकी मातृभाषा में ही पढ़ाया जाता है। इसके बाद नजदीकी सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल से स्कूल की दूरी। आपके स्कूल से आपको दूरी बताना है कि प्राथमिक स्कूल कितनी दूरी पर है, उच्च प्राथमिक स्कूल कितनी दूरी पर है, माध्यमिक स्कूल कितनी दूरी पर है और उच्च माध्यमिक स्कूल कितनी दूरी पर है। आपको किलोमीटर में जानकारी देना है। यहाँ पर KM नहीं लिखना है, केवल आपको डिजिट लिखना है किलोमीटर में कि इतने किलोमीटर संबंधित स्कूल हमारी शाला से दूर है। इसके बाद अगले बिंदुओं को यदि हम देखें तो इसमें अगला बिंदु दिया गया है कि क्या स्कूल तक सभी मौसम में पहुंचने योग्य सड़क है। तो सभी स्कूलों के लिए अलग अलग ऑप्शन हो सकते हैं। हमारे स्कूल में सभी मौसम में पहुंचने योग्य सड़क है, इसलिए हम हाँ पर टिक करते हैं। शैक्षणिक दिनों की संख्या पिछले शैक्षणिक वर्ष में। अब पिछले शैक्षणिक वर्ष में कितने शैक्षणिक दिवस थे वो संख्या आपको यहाँ पर दर्ज करना है। इसके बाद क्या स्कूल में सतत और व्यापक मूल्यांकन लागू किया जा रहा है। तो जी हाँ, हमारी शालाओं में सतत और व्यापक मूल्यांकन लागू है, तो हमने यहाँ पर टिक किया। यदि CCE जो सतत और व्यापक मूल्यांकन है वो लागू किया जा रहा है तो अब इससे संबंधित जानकारी हमें इसमें देना होगा। तो क्या छात्रों का संचयी रिकॉर्ड रखा जा रहा है। तो जी हाँ, छात्रों का जो रिकॉर्ड है हम रखते हैं। इसके बाद यदि हाँ तो क्या विद्यार्थियों का संचयी रिकॉर्ड माता पिता के साथ साझा किया जा रहा है। तो बिल्कुल, माता पिता के साथ में हम छात्रों का जो रिकॉर्ड है उसे साझा करते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि समय समय पर, जैसे अभी वर्तमान में हम देखें तो पालक अभिभावक मेला का आयोजन होगा। इसके अतिरिक्त अन्य और भी मेलों का आयोजन होता है। तो जो भी ऐसे आयोजन संस्था स्तर पर किए जाते हैं उस समय हम छात्रों का जो रिकॉर्ड है, इसके अतिरिक्त जब हम SMC की बैठक लेते हैं उस समय भी छात्रों का जो संचयी रिकॉर्ड है उनके माता पिता के साथ में हम साझा करते हैं। तो हमने हाँ पर टिक किया है। इस प्रकार से अगला जो पार्ट है हमारा वो कंप्लीट हो गया है। आपको अब करना क्या है, जमा करें और अगला इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस पर यदि हम क्लिक करेंगे तो हम अगले पेज पर आ जाएंगे, और यदि जमा करें पर हम क्लिक करते हैं तो आपकी जो जानकारी है वो सेव हो जाएगी और आप इसी पेज पर रहेंगे। तो चूंकि हमें अगले पेज पर जाना है तो जमा करें और अगला, जैसे हमने क्लिक किया तो यहाँ पर सक्सेस का मैसेज आ गया है। अब अगले पार्ट में हमें जानकारी देना है कि आपकी संस्था के परिसर में आंगनबाड़ी है या नहीं है, आपने SMC का गठन किया है या नहीं किया है। इस प्रकार की तमाम जो जानकारी है इस पार्ट में आपको देखने के लिए मिलेगी, जिसमें 40 से लेकर 55 तक बिंदु दिए गए हैं। पहला बिंदु कि क्या आंगनबाड़ी केंद्र स्कूल परिसर के अंदर स्थित है। अब यदि आपके स्कूल परिसर के अंदर आंगनबाड़ी केंद्र स्थित हो तब आपको हाँ पर टिक करना है, और यदि आप हाँ पर टिक करेंगे अर्थात आपके स्कूल परिसर के अंदर आंगनबाड़ी केंद्र है
तब इससे संबंधित जानकारी आपको यहाँ पर देना होगा। साथ ही इसमें बताना होगा कि आंगनबाड़ी केंद्र का जो कोड है वो क्या है, आंगनबाड़ी केंद्र का नाम क्या है, संबंधित आंगनबाड़ी में बालक कितने हैं, बालिका कितनी है, वो सारी कुछ जानकारी हमें इसमें देना होगा। चूंकि हमारे परिसर में आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है, संचालित नहीं हो रहा है, तब हम नहीं को क्लिक करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद कि क्या बाल बाटिका सह स्थित आंगनबाड़ी स्कूल में प्रारंभ की जा रही है। अब जैसे कि एमपी में हम बात करें, मध्य प्रदेश में, तो जो गवर्नमेंट स्कूल हैं, बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जहां पर प्री प्राइमरी जो बाल बाटिका है वो संचालित की जा रही है। तो यदि आपकी संस्था में हो तब आपको वहां पर जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट करना है, और नहीं हो तो नहीं पर क्लिक रहने दें। इसके बाद क्या कोई स्कूल से बाहर वाले बच्चे स्कूल में नामांकित है और हैं तो विशेष प्रशिक्षण ले रहे हैं। तो यदि इस प्रकार की कंडीशन हो तब आपको वहां पर टिक करना है, अर्थात ऐसे बच्चे जो शाला से बाहर हैं और वो आपकी संस्था में नामांकित हैं और विशेष प्रशिक्षण ले रहे हैं। और इसके बाद जो जानकारी है इसमें हाँ नहीं में आपको आंसर देना होगा कि नामांकित स्कूल से बाहर के बच्चे स्कूल में विशेष प्रशिक्षण में भाग ले रहे हैं, हाँ या नहीं। क्योंकि हमारे यहाँ नहीं है तब हम नहीं को सिलेक्ट करेंगे और नीचे वाला ऑप्शन हमें सिलेक्ट नहीं करना होगा। इसके बाद हम बात करें रिमेडियल कक्षाओं की, तो वर्तमान वर्ष में उपचारात्मक शिक्षण में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या, जो रिमेडियल क्लासेस कमजोर छात्रों के लिए हम लगाते हैं, उसमें कुल कितने छात्र भाग ले रहे हैं उसकी संख्या आपको इसमें देना है। इसके बाद शिक्षा में सुधार वृद्धि के लिए कक्षाओं में भाग लेने वाले छात्र, अब इसमें संख्या आपको लिख देना है। अब इसके बाद यदि हम बात करें तो निरीक्षण से संबंधित जानकारी हमें देना होता है कि गत शैक्षणिक वर्ष के दौरान स्कूल के दौरों का ब्यौरा, जो मॉनिटरिंग होती है, जो निरीक्षण होते हैं, इसकी जानकारी आपको इसमें देना होगा। तो इसमें सबसे पहले शैक्षिक निरीक्षणों की संख्या, कुल कितने शैक्षणिक निरीक्षण हुए हैं यहाँ पर संख्या आपको देना है। इसके बाद में सीआरसी समन्वयक के द्वारा कितने निरीक्षण किए गए हैं, कितनी मॉनिटरिंग की गई है, उसकी संख्या आपको यहाँ पर देना है। तो उसकी संख्या हो गई। खंड स्तरीय जो विकास खंड स्तरीय जो अधिकारी हैं, बीआरसी बीओ हैं, उनके द्वारा कितने निरीक्षण किए गए हैं उसकी संख्या देना है। और लास्ट में यदि जिला स्तर या फिर राज्य स्तर से कोई निरीक्षण हुआ हो तो उन दौरों की जो संख्या है वो आपको इसमें बताना होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने निरीक्षणों की संख्या दर्ज किया। अब इसके बाद में क्या स्कूल प्रबंधन समिति जो एसएमसी है, इसका गठन आरटी मानदंडों के आधार पर किया गया है। तो जी हाँ, आरटी मानदंडों के आधार पर ही जो एसएमसी है इसका गठन किया जाता है, इसके लिए पर्यवेक्षक नियुक्त होते हैं। साथ ही यदि निर्वाचन करना होता है तो इसमें जो सचिव होते हैं इनकी देखरेख में निर्वाचन कराया जाता है आरटी मानदंडों के आधार पर। तो यहाँ पर हाँ पर क्लिक करना है, हाँ को सिलेक्ट करना है। इसके बाद में यदि एसएमसी का गठन हुआ है निर्धारित मानदंडों के आधार पर, तब पिछले शैक्षणिक वर्ष में आयोजित एसएमसी या फिर एसएमडीसी बैठकों की संख्या, एसएमडीसी की यदि हम बात करें तो जो हाई स्कूल हायर सेकेंडरी शालाएं हैं वहां पर एसएमडीसी की बैठक जो है वो आयोजित होती है। तो यहाँ पर जो कुल बैठक हुई है लास्ट शैक्षणिक सत्र में, उसकी संख्या देना है कि एसएमसी की कुल कितनी बैठक आपने आयोजित किया है। एक माह में एक बैठक तो होती है, कई बार दो बैठक हो जाती है। तो इस प्रकार से जितनी भी बैठक आपने आयोजित किया हो उसकी संख्या इसमें देना है। क्या एसएमसी एसएमडीसी ने स्कूल विकास योजना तैयार की है, तो यदि आपने तैयार की हो तो यहाँ पर हाँ को सिलेक्ट करना है। वैसे तो सभी स्कूल जो शाला विकास योजना है वो तैयार करते हैं, और यदि हमने हाँ को सिलेक्ट किया है तो यहाँ पर बताना होगा कि किस वर्ष की जो शाला विकास योजना है हमारे द्वारा तैयार की गई है। इसके बाद यदि हम देखें तो अगले जो बिंदु इसमें दिए गए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या स्कूल निर्माण समिति का गठन किया गया है। तो प्राइमरी स्कूल में यदि हम देखें हमारी संस्था में स्कूल निर्माण समिति का गठन नहीं किया है तो हम नहीं को सिलेक्ट करेंगे। यदि आपने किया हो तो आपको हाँ को सिलेक्ट करना है। इसके बाद क्या स्कूल ने अपनी अकादमिक समिति का गठन किया है, तो अकादमिक समिति का गठन बिल्कुल हम करते हैं, तो हाँ को सिलेक्ट कर देते हैं। जिसमें हम छात्रों को शैक्षिक स्तर कैसे हम बढ़ाएं इस पर चर्चा करते हैं, इसमें कार्य योजना बनाते हैं। तो लगभग सभी शालाओं में जो अकादमिक समिति का गठन किया जाता है। इसके बाद में क्या स्कूल ने अपने अभिभावक अध्यापक संस्था का गठन किया है, यदि किया हो तब आपको यहाँ पर हाँ को सिलेक्ट करना है, और नहीं किया है तो नहीं को सिलेक्ट कर लें। अब यदि हाँ को सिलेक्ट करते हैं, जो पीटीए की बैठक की संख्या है वो आपको अगले बॉक्स में देना होगा, और यदि नहीं करते हैं तब आगे आपको जानकारी नहीं देना है। इसके बाद में हम देखें तो क्या स्कूल सार्वजनिक वित्तीय प्रणाली पीएफएमएस के तहत पंजीकृत है, तो जी हाँ, हमारी शासकीय संस्थाएं पीएफएमएस के तहत पंजीकृत है, हम हाँ को सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद क्या स्कूल में बहु कक्षा कक्ष है, बहुत अच्छा प्रश्न इसमें आया है।
इसे बहुत ही सावधानी से आपको अपडेट करना है कि क्या स्कूल में बहुकक्षा कक्ष है। अब बहुकक्षा कक्ष क्या है, इसे हम समझ लेते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि एक प्राइमरी स्कूल है जहाँ पर 2 कमरे हैं और एक कमरे में कक्षा 1 और 2 के छात्रों को अध्यापन कराया जाता है और दूसरे कक्ष में कक्षा 3, 4 और 5 के छात्रों को अध्यापन कराया जाता है। इस प्रकार से यदि एक कक्ष में एक से अधिक कक्षाओं के छात्रों को अध्यापन कार्य कराया जा रहा है, तब वो बहुकक्षा कक्ष कहलाता है। तो आपको यहाँ पर जानकारी देना है कि एक कमरे में कौन-कौन सी कक्षाओं का अध्यापन कार्य होता है। तो इसके लिए आपको कक्षाएँ चुनें, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएँगे जिन्हें आपको सिलेक्ट करना है। अब चूँकि हमारी प्राइमरी संस्था है, तो यहाँ पर 1 से 5 तक कक्षाएँ आई हैं। यदि कोई एकीकृत संस्था है 1 से 8 तो यहाँ पर 8 कक्षाएँ आएँगी, 1 से 12 है तो यहाँ पर 12 कक्षाएँ आएँगी। तो आपको वहाँ से कक्षा सिलेक्ट कर लेना है कि इन कक्षाओं का जो अध्यापन है, इस कमरे में जो कमरा नंबर 1 यहाँ पर हम बता रहे हैं, यहाँ पर अध्यापन कार्य कराया जाता है। जैसे हमारे कक्ष क्रमांक 1 में कक्षा 1, 2 और 3 का अध्यापन कराया जाता है। इसी प्रकार दूसरे कक्ष में कक्षा 4 और 5 का अध्यापन कराया जाता है। तो इस प्रकार से बहुकक्षा कक्ष के लिए हमें ऑप्शन चुनना होगा। इसके बाद क्या स्कूल किसी स्कूल परिसर का भाग है? तो यहाँ पर स्कूल परिसर का भाग है अर्थात हम किसी न किसी संस्था की पोषकशाला हैं। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन हाँ सेलेक्ट करना है क्योंकि हम किसी न किसी संस्था के जो पोषक हैं वो शाला जरूर होंगे। इसके बाद अगला जो इसमें पॉइंट दिया गया है कि क्या स्कूल स्कूल परिसर के लिए एक हब स्कूल है। महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अब हब स्कूल क्या है इसे समझते हैं। हब स्कूल जैसे आपका एक स्कूल है और आपके स्कूल परिसर में एक से अधिक स्कूल संचालित है। जैसे आपका 1 से 12 एक हायर सेकेंडरी बड़ा स्कूल है और आपके ही परिसर में अन्य स्कूल संचालित है। प्राइमरी स्कूल जिसका डाइस कोड अलग है, मिडिल स्कूल जिसका डाइस कोड अलग है, हाई स्कूल जिसका डाइस कोड अलग है। तो इस प्रकार से आपके परिसर में एक से अधिक स्कूल संचालित है, तब आपका जो स्कूल है वो एक हब स्कूल होगा। यदि इस प्रकार की कंडीशन हो तब आपको हाँ को सिलेक्ट करना है और ना हो तब नहीं को सिलेक्ट रहने दें। यदि आप हाँ करते हैं तब आपको संख्या देना होगा कि प्राथमिक संस्थाएं कितनी संचालित हैं, माध्यमिक संस्थाएं कितनी हैं, हाई स्कूल कितनी है, वो सभी कुछ आपको इसमें बताना होगा। इसके बाद अगला बिंदु कि क्या स्कूल ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत कोई कार्य किया है। तो जी हाँ, जो विभाग की जितनी भी योजनाएं आती हैं जिनमें हमें प्रचार प्रसार करना होता है, इनमें हम सभी में एक्टिविटी करते हैं और प्रचार प्रसार करते हैं। तो हमने एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत काफी सारी एक्टिविटी किया है, तो हम हाँ को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद क्या स्कूल को फिट इंडिया स्कूल के रूप में प्रमाणित किया गया है। यदि आपके स्कूल को फिट इंडिया स्कूल के रूप में प्रमाणित किया गया है तब आपको हाँ सेलेक्ट करना है और नहीं तो नहीं को। इसके बाद में क्या स्कूल सहकर्मी स्वयं शिक्षक मूल्यांकन के आधार पर प्रत्येक शिक्षार्थी के लिए एक समग्र रिपोर्ट कार्ड प्रदान कर रहा है। तो जी हाँ, बिल्कुल रिपोर्ट कार्ड जो है वो प्रदान करता है। हम हाँ को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद पीएम पोषण के तहत परोसे गए मध्याह्न भोजन के दिनों की संख्या। अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि पिछले जो शैक्षणिक सत्र है इसकी जानकारी आपको इसमें देना है। आप जो भी जानकारी इसमें दर्ज करेंगे पहले एक बार अच्छे से देख लें। इसमें सत्र बताया गया है कि किस सत्र की जानकारी देना है। कहीं कहीं आप देखेंगे कि वर्तमान सत्र की भी जानकारी मांगी गई है और कई जगह ऐसी है जहां पर पिछले शैक्षणिक सत्र की जानकारी मांगी गई है। तो इसमें आपको बताना है कि पिछले शैक्षणिक सत्र में कुल कितने दिवस शालाएं संचालित हुई, जो मध्याह्न भोजन है कितने दिवस परोसा गया, प्रति सप्ताह दिन कितने थे, प्रति माह दिन कितने थे, वो सभी कुछ जानकारी इसमें आपको संख्यात्मक रूप से बताना है। इसके बाद में यदि मध्याह्न भोजन को पूर्व प्राथमिक अनुभाग बाल बाटिका तक विस्तारित किया जाए, यदि आपकी संस्था में जो बाल बाटिका है प्री प्राइमरी संचालित है, तब हाँ को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इतनी जानकारी देने के बाद में आपको स्क्रीन को नीचे स्क्रॉल करना है और जमा करें और अगला इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फिर से सक्सेस का मैसेज आ जाएगा। अब अगले पार्ट में हमें जो पाठ्य पुस्तक और जो अन्य सामग्री हमें प्राप्त होती है इनकी जानकारी दर्ज करना होगा, जिसमें पहला बिंदु दिया गया है कि क्या निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का एक पूरा सेट प्राप्त हुआ है। तो जी हाँ, पाठ्य पुस्तकों का जो सेट है वो हमें प्राप्त हो गया है, तो हम हाँ को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में यदि प्राप्त हुआ है तो कब प्राप्त हुआ है, यहाँ से आपको माह सेलेक्ट करना है। तो जैसे हमें जून माह में प्राप्त हो गई थी पाठ्य पुस्तकें, तो हम यहाँ से जून माह सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद क्या प्रत्येक ग्रेड के लिए टीएलएम उपलब्ध है। तो जी हाँ, जो सहायक शिक्षण सामग्री है सभी कक्षाओं के लिए उपलब्ध है, तो हम हाँ को सेलेक्ट करेंगे। क्या स्कूल को पिछले शैक्षणिक वर्ष में
जो पूरक सामग्री है वो प्राप्त हुई है? तो जी हाँ, प्राप्त हुई है। यदि हाँ, तो क्या स्कूल कक्षा संचालन में वर्गीकृत पूरक सामग्री का उपयोग करता है? तो जी हाँ, बिल्कुल हम उपयोग करते हैं। इसके बाद क्या प्रत्येक ग्रेड के लिए खेल सामग्री, खेल और खेल उपकरण उपलब्ध है? तो बिल्कुल हमारी संस्थाओं में जो खेल सामग्री है, खेल उपकरण है, वो उपलब्ध है। इसके बाद लास्ट में क्या स्कूल ने छात्रों को निःशुल्क यूनिफॉर्म प्रदान की है? तो यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है। जैसे वर्तमान में हम देखें तो जो यूनिफॉर्म के लिए राशि है वो सीधे छात्रों के खाते में प्रदान की जा रही है और इसके लिए हमने एजुकेशन पोर्टल 3.0 में जो स्टूडेंट है इनके अकाउंट अपडेट कर दिया है, लेकिन वर्तमान तक जो राशि है वो प्राप्त नहीं हुई है। लेकिन प्रति वर्ष छात्रों को जो निःशुल्क यूनिफॉर्म है वो मिलती है। तो आप यहाँ हाँ को सिलेक्ट कर सकते हैं और यदि आपने नहीं सिलेक्ट किया तो आगे आपको जानकारी नहीं देना है और यदि हाँ को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको माह बताना है कि किस माह में छात्रों को जो गणवेश है वो प्राप्त हुई है। गणवेश की जो राशि कहें या फिर गणवेश कहें वो किस माह में प्राप्त हुई है। तो संभवतः जो अगस्त माह है इसमें राशि प्राप्त हो जाएगी, तो यहाँ से आप अगस्त सेलेक्ट कर सकते हैं। और यदि आपने यहाँ पर नहीं किया है तो इसके बाद में जब भी छात्रों को राशि प्राप्त हो तब आपको पोर्टल में इस पॉइंट को फिर से अपडेट करना होगा। यहाँ पर आपको हाँ करना होगा। यदि राशि प्राप्त हो जाती है तो यहाँ हाँ सेलेक्ट करें और किस माह में राशि प्राप्त हुई है इसे आपको सिलेक्ट करने के बाद में अपडेट करना होगा। तो यहाँ से हम अपडेट करते हैं, जमा करें और अगला जैसे हम करते हैं तो यहाँ पर एक सक्सेस का मैसेज आ जाएगा। अब जो शिक्षण अधिगम है और जो सामग्री है इस पर हमें इसमें जानकारी देना होता है, जिसका पहला बिंदु दिया गया है कि इसमें बताते हैं हम कि कुल सृजित जो सीखने के परिणाम आधारित मूल्यांकन है इसकी कितनी संख्या है, मदों की जो संख्या है वो बताते हैं। तो क्या स्कूल सक्रिय रूप से शैक्षिक संवर्धन गतिविधियों जैसे परियोजना, समूहकार, पोर्टफोलियो, आभासी प्रयोगशालाएं, कक्षा प्रदर्शन, प्रश्नोत्तरी, वाद विवाद, रचनात्मक लेखन आदि करता है? तो जी हाँ, हमारी संस्थाओं में कक्षावार होता है। अब इसमें से एक भी कोई गतिविधि यदि हो रही है तो आप हाँ को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे पोर्टफोलियो की हम बात करें तो सभी कक्षाओं के छात्रों का जो पोर्टफोलियो है हम संधारित करते हैं। इसके अतिरिक्त जो रचनात्मक लेखन है वो हम कराते हैं। कई प्रकार की जो प्रश्नोत्तरी है वो छात्रों के बीच में हम करते हैं, तो हम हाँ को सिलेक्ट कर लेंगे सभी कक्षाओं में। यहाँ पर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जिन कक्षाओं में गतिविधियां नहीं हो रही हैं तो आप नहीं को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर कक्षाएं ऊपर दी गई हैं। इसके बाद में साइबर सुरक्षा पर उन्मुखीकरण प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या। तो चूंकि हमारी बड़ी कक्षाओं के छात्रों ने उन्मुखीकरण प्राप्त किया है तब यहाँ से हम संख्या डाल देंगे। इसके बाद मनोसामाजिक पहलुओं पर प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या। तो जो भी संख्या हो, सभी स्कूलों की अलग अलग संख्या हो सकती है और खासतौर पर जो हाई स्कूल हायर सेकेंडरी संस्थाएं हैं उनमें इसकी संख्या अधिक होगी। तो आपको अपने छात्रों की संख्या इसमें देना है और जमा करें और अगला इस ऑप्शन को क्लिक करें तो यहाँ पर सक्सेस का मैसेज आ जाएगा। अब इस पार्ट में हमें काफी सारे बिंदुओं पर हाँ या नहीं में जानकारी देना होता है, जिसका पहला बिंदु कि क्या स्कूल आपदा प्रबंधन योजना HDMP विकसित की है? यदि की हो तो हाँ को सिलेक्ट करें, नहीं तो नहीं को। इसके बाद क्या संरचनात्मक सुरक्षा ऑडिट आयोजित किया गया है? हाँ या नहीं? तो आपको ऑप्शनों को हाँ या नहीं में ही सिलेक्ट करना है। इसके बाद क्या गैर संरचनात्मक सुरक्षा ऑडिट आयोजित किया गया है? तो हाँ नहीं में जानकारी दें। क्या स्कूल में सीसीटीवी कैमरा उपलब्ध है? हाँ नहीं। तो अपनी संस्थाओं के आधार पर आप देख लें। क्या अग्निशामक यंत्र स्थापित है? तो इस बिंदु की यदि हम बात करें तो मैक्सिमम या कहें 100% स्कूलों में हाँ को ही सिलेक्ट करना होगा, क्योंकि सभी स्कूलों में अग्निशामक यंत्र स्थापित किए गए हैं। अगला बिंदु यदि हम देखें तो क्या स्कूल में स्कूल की सुरक्षा के लिए कोई नोडल शिक्षक है? हाँ या नहीं? तो वैसे तो जो शिक्षक हैं सुरक्षा के लिए, स्कूल की सुरक्षा के लिए नोडल शिक्षक बनाए जाते हैं। तो यदि बनाए हो तो हाँ को सिलेक्ट करें और नहीं तो नहीं को सिलेक्ट रहने दें। इसके बाद क्या छात्र और शिक्षक स्कूल सुरक्षा और आपदा की तैयारी के लिए नियमित प्रशिक्षण लेते हैं? तो यहाँ पर दो ऑप्शन मिलेंगे आपको। यदि प्रशिक्षण ले रहे हैं तो हाँ को सिलेक्ट करें, नहीं तो नहीं को। इसके बाद क्या आपदा प्रबंधन को पाठ्यक्रम के भाग के रूप में पढ़ाया जा रहा है? तो इसमें यदि हम बात करें तो आपदा प्रबंधन जो है लगभग सभी कक्षाओं में पाठ्यक्रम के रूप में कहीं ना कहीं सम्मिलित किया गया है। हो सकता है किसी कक्षा में इसका पाठ्यक्रम थोड़ा सा कम हो, कहीं ज्यादा हो, लेकिन लगभग सभी कक्षाओं में इसे पाठ्यक्रम के रूप में पढ़ाया जाता है। तो आप हाँ को सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर भी आप देख लें, यदि आपको नहीं सिलेक्ट करना है तो नहीं भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद क्या स्कूल ने प्रदर्शन बोर्ड पर सुरक्षा दिशा निर्देश प्रदर्शित किए हैं? तो
बिल्कुल हम प्रदर्शित करते हैं, हाँ को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद क्या स्कूल ने किसी शिक्षक को प्रथम स्तरीय परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया है? तो जी हाँ, नियुक्त करते हैं, परामर्श के लिए शिक्षक जो हैं वो नियुक्त किए जाते हैं। इसके बाद सभी हितधारकों एसएमसी, माता-पिता, वरिष्ठ छात्र को शामिल करके बाल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्कूलों की सुरक्षा और सुरक्षा अंकेक्षण की आवृत्ति कितने बार की जाती है? 1 बार, 2 बार, 3 बार। तो जो भी है यहाँ से आप ऑप्शनों को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम 2 बार सेलेक्ट कर लेते हैं तो ट्विन्स यहाँ से हमने सेलेक्ट किया। इसके बाद में क्या स्कूल अपने सभी शिक्षकों की तस्वीर प्रदर्शित कर रहा है? तो जी हाँ, मैक्सिमम स्कूलों में शिक्षकों की जो स्थापना से संबंधित जानकारी है इसका फ्लैक्स रहता है। साथ ही इसमें शिक्षकों की जो पासपोर्ट साइज फोटो है वो भी अटैच की जाती है, तो जो तस्वीर है वो प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद में क्या स्कूल ने विद्या प्रवेश मॉड्यूल को अपनाया, शुरू किया है? हाँ या नहीं, 2 ऑप्शन। छात्रों की उपस्थिति कैप्चर की गई है। अब यहाँ पर उपस्थिति लेने के लिए 3 ऑप्शन दिए गए हैं, उपस्थिति रजिस्टर, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या फिर बायोमेट्रिक। तो मैक्सिमम स्कूलों में जो उपस्थिति रजिस्टर होता है इससे ही हम छात्रों की उपस्थिति लेते हैं। यदि आपकी संस्था में कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो या फिर बायोमेट्रिक हो, उससे आप छात्रों की उपस्थिति ले रहे हैं तो आप अन्य ऑप्शनों को चयन कर सकते हैं। इसके बाद इसी प्रकार से शिक्षकों की उपस्थिति की जानकारी हमें इसमें देना है कि किस प्रकार से शिक्षकों की उपस्थिति इसमें ली जाती है। तो मैक्सिमम स्कूलों में जो उपस्थिति रजिस्टर है इसमें शिक्षक अपनी उपस्थिति देते हैं। वर्तमान में यदि हम देखें मध्य प्रदेश में तो ई अटेंडेंस शिक्षक लगा रहे हैं, तो आप चाहें तो अन्य ऑप्शनों का भी चयन कर सकते हैं। इसके बाद में क्या स्कूल में युवा क्लब का गठन किया गया है? 2 ऑप्शन मिलेंगे, हाँ या नहीं। यदि युवा क्लब का गठन किया गया हो, यदि हम देखें तो जो बड़ी कक्षाएं हैं उनमें युवा क्लब का गठन होता है, तो यहाँ से आपको ऑप्शनों का चयन करना है। इसके बाद में क्या स्कूल में सभी शिक्षकों को शिक्षक पहचान पत्र जारी किए गए हैं? तो सभी स्कूलों में लगभग जो परिचय पत्र है, जो आइडेंटिटी कार्ड है, वो जारी किए जाते हैं। इसके बाद राज्य विद्यालय मानक प्राधिकरण SSSA स्वप्रमाणन प्राप्त किया है? यदि किया हो तो आपको हाँ सेलेक्ट करना है और नहीं तो नहीं। इतनी जानकारी देने के बाद में जमा करें और अगला। अब जैसे ही हम जमा करें और अगला पर जाएंगे तो यहाँ पर एक सक्सेस का मैसेज आ जाएगा। अब अगला भाग महत्वपूर्ण भाग है जिसमें हमें अपनी साला में जो आय व्यय हुआ है इसकी जानकारी देना होता है, जो कि हमें पिछले जो वित्तीय वर्ष है इसकी जानकारी इसमें दर्ज करना होगा। जैसे आप देखें तो इसका पहला बिंदु दिया गया है कि पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान स्कूल द्वारा प्राप्त अनुदान एवं किया गया व्यय केवल सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए। इसमें जो अशासकीय संस्थाएं हैं उन्हें जानकारी नहीं देना है, केवल शासकीय संस्थाओं के लिए। तो यहाँ पर कितनी राशि आपको मिली, कहाँ से मिली, इसकी जानकारी आपको देना है। जैसे हमें समग्र स्कूल अनुदान मिला है और कितनी राशि मिली है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, और व्यय कितना हुआ है वो आप यहाँ पर आपको बताना होगा। इसके बाद यदि हम देखें तो पुस्तकालय के लिए यदि आपको अनुदान मिला हो, या मरम्मत के लिए जो प्रमुख मरम्मत होता है मेजर रिपेयर, इसके लिए अनुदान मिला हो, या फिर खेल या फिर शारीरिक शिक्षा के लिए अनुदान मिला हो, तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो भी आपको अनुदान मिला है वो फर्स्ट बॉक्स में आपको लिखना होगा, और इसमें कितना व्यय किया है आपने वो सेकंड बॉक्स में लिख देना है। इसी प्रकार नीचे आप देखें तो गैर सरकारी संगठन, यदि संस्था को कहीं और से भी वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है तो इसकी जानकारी आपको इसमें देना है। जैसे गैर सरकारी संगठन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरण, समुदाय या फिर अन्य। तो जो भी जहां से भी आपको सहयोग मिला हो, वित्तीय सहायता प्राप्त हुई हो, वो आपको हाँ करना है, और कितनी सहायता प्राप्त हुई है, किससे प्राप्त हुई है, उनका नाम लिखना है, और कितनी राशि प्राप्त हुई है वो राशि आपको यहाँ पर लिखना होगा। चूंकि हमें प्राप्त नहीं हुई है तो हम नहीं को ही सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पर सभी में नहीं को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद साइड में हम देखेंगे तो कुछ और ऑप्शन दिए गए हैं जिन्हें हमें बताना होगा। अब इसमें क्या विद्यालय निम्नलिखित के लिए सूची रजिस्टर का रखरखाव कर रहा है? गत शैक्षणिक वर्ष की जानकारी देना है। आईसीटी आइटम पर इन्वेंट्री रजिस्टर, तो यहाँ से आपको जानकारी देना है। खेल उपकरण पर, जी हाँ, खेल उपकरण के लिए हम रजिस्टर तैयार करते हैं। पुस्तकालय की जो पुस्तकें हैं इनके लिए भी हम जो पंजी है वो संधारित करते हैं। इसके बाद में यदि हम देखें तो निम्नलिखित के कारण स्कूल का कुल वार्षिक व्यय, अब इसमें से किसके कारण आपका जो वार्षिक व्यय हुआ है, जैसे रखरखाव में कुल कितना वार्षिक व्यय हुआ है, शिक्षक के कारण निर्माण कार्य में, या फिर अन्य, वो जानकारी आपको इसमें बताना होगा।
और इसके बाद स्क्रीन को नीचे स्क्रॉल करें और जमा करें और अगला इस ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पर सक्सेस का मैसेज आ जाएगा। अब अगले पार्ट में हमें स्कूल भवन की जो जानकारी है, जिसमें कुल कितने कक्ष हैं, पक्के हैं, कच्चे हैं, आंशिक रूप से पक्के हैं, इस प्रकार की सारी जानकारी देना होता है। तो इस भाग को आपको बहुत ही सावधानी से फिल करना है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी भी कोई त्रुटि है तब आपको एक एरर मैसेज आएगा। इसमें जो डेटा है वो मैच होना चाहिए और जो सही जानकारी है वही आप इसमें दर्ज करें। जैसे इसमें सबसे पहले पूछा गया है कि क्या वर्तमान स्कूल जो भवन है इसकी स्थिति क्या है, गवर्नमेंट का है, किराए से है, या फिर गवर्नमेंट स्कूल तो है लेकिन फ्री रेंट से है। तो इस प्रकार से यदि इसमें हम देखें तो 6 ऑप्शन मिलते हैं। चूंकि हमारी गवर्नमेंट की बिल्डिंग है, गवर्नमेंट शासकीय विद्यालय है, शासकीय भवन है, तो हम गवर्नमेंट का जो ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन, इसे सेलेक्ट करते हैं। अब इसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे, इसे आपको बहुत ही सावधानी से दर्ज करना है, क्योंकि इसमें यदि आपने त्रुटि कर दिया तो एरर आएगा। इस पेज में इस पार्ट की जो जानकारी है आपकी सबमिट नहीं होगी। खास तौर पर यदि हम देखें तो वहां पर समस्या आएगी जहां पर कमरों की संख्या अधिक है। अब यहाँ पर हमें बताना है कि कुल ब्लॉक्स कितने हैं, कमरे कितने हैं, वो सभी कुछ जानकारी। जैसे पहला बिंदु इसमें दिया है कि स्कूल में उपलब्ध सक्रिय बिल्डिंग ब्लॉक्स की कुल संख्या, और यहाँ पर ऑप्शन फ्रीज है। यहाँ पर जो जानकारी आ रही है, नीचे हम जो जानकारी दर्ज करते हैं वही जानकारी यहाँ पर आती है जो कि फ्रीज मिलती है। अब हमें यहाँ पर बताना है पक्का ब्लॉक। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आखिर ब्लॉक क्या है। ब्लॉक से तात्पर्य एक पूरी बिल्डिंग, जिसमें हो सकता है कि 2 कमरे हों, 3 कमरे हों, 4 कमरे हों या 5 कमरे हों। तो उन 5 कमरों का एक समूह पूरी बिल्डिंग कहलाएगी और उस बिल्डिंग को हम ब्लॉक बोलेंगे। तो यदि आपके पास में 2 अलग-अलग बिल्डिंगें हैं तब आप 2 ब्लॉक लिखें। यदि एक ही बिल्डिंग में आपके 4-5 कमरे हैं तब आपको 1 ब्लॉक लिखना है। अब 1 ब्लॉक, इसके बाद में आंशिक रूप से पक्का यदि हो तो आप यहाँ पर जानकारी दे सकते हैं। यहाँ पर पक्का ब्लॉक की हमने जानकारी दी है। इसके बाद में आंशिक रूप से पक्का जो ब्लॉक है वो कितना है, आंशिक रूप से पक्का कौन सा होगा, इसकी भी जानकारी इसमें दी गई है कि पक्की दीवारें और फर्श, लेकिन बिना कंक्रीट के छत के, अर्थात बिना कंक्रीट की छत है लेकिन पक्की दीवारें हैं और फर्श है, तो वो आंशिक रूप से पक्का कहलाएगा। यदि इस प्रकार से हो तो यहाँ पर आपको संख्या देना है कि ऐसे कितने ब्लॉक हैं आपके पास में। इसके बाद कच्चा भवन यदि हो तो कितने हैं उसकी संख्या, और यदि तंबू भी है तो इसकी संख्या आपको यहाँ पर देना है। हालांकि ऐसी स्थिति नहीं है संभवतः। इसके बाद में नीचे आप देखेंगे ऊपर आपने ब्लॉक की संख्या दिया है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात, ब्लॉक की संख्या, ब्लॉक अर्थात एक पूरी बिल्डिंग जिसमें 2, 3, 4, 5, 6 कमरे हो सकते हैं। उन कमरों का जो समूह है उसे हम ब्लॉक बोलेंगे। इसके बाद में कुल भवनों की मंजिलवार विवरण, आपने जो संख्या ऊपर दिया है, जैसे हमने एक ब्लॉक बताया है तो इसमें वो जो ब्लॉक है वो 1 मंजिला है, 2 मंजिला है, 3 मंजिला है, क्या है वो बताना है। तो जैसे हमारा 1 मंजिला है तो हम यहाँ पर 1 लिख देते हैं। इसके बाद में 2 मंजिला भवन नहीं है तो यहाँ पर आपको बॉक्स को खाली नहीं छोड़ना है। यदि संख्या ना हो तो आपको 0 इसमें फिल कर देना है। तो इस प्रकार से कोई भी नहीं है तो हम 0 फिल कर देते हैं। निर्माणाधीन भवन भी नहीं है तो हमने 0 लिखा है। इसके बाद में नीचे आप देखेंगे तो अब यहाँ पर सावधानी से हमें जानकारी देना है कि प्रत्येक श्रेणी के लिए कक्षाओं की जो संख्या है इसका उल्लेख करें। कक्षाओं की अर्थात कमरों की संख्या का हमें उल्लेख करना है। तो हमारे पास में 2 कमरे हैं तो हमने इसमें 2 लिख दिया। वर्तमान में उपयोग में नहीं है, ऐसे कोई भी कमरे हमारे पास में नहीं तो हमने 0 लिखा। निर्माणाधीन कक्षाओं की जो संख्या है वो 0 है। जीर्ण शीर्ण अवस्था में भी कोई कक्ष हमारे पास में नहीं है तो हमने 0 कर दिया। लेकिन यदि आपकी संस्था में इस प्रकार से कोई हो तो आपको इसमें संख्या दर्ज करना है। इसके बाद में यहाँ साइड में आप देखें तो इससे संबंधित जानकारी दी गई है कि जो पक्का ब्लॉक है, पक्का ब्लॉक तो है लेकिन इसमें जो पठन कक्ष हैं वो अच्छी स्थिति में कितने हैं, मामूली मरम्मत की आवश्यकता कितने कक्षों में है और अधिक मरम्मत की आवश्यकता कितने कक्षों में है। तो यहाँ से आपको सावधानी से जानकारियों को दर्ज करना है। चूंकि हमने 2 कमरे बताए थे, ब्लॉक एक ही बताया है। पक्का ब्लॉक के अंतर्गत 2 कमरे हैं और दोनों जो कमरे हैं हमारे वो अच्छी स्थिति में है, तो हमने अच्छी के नीचे जो बॉक्स बना हुआ है यहाँ पर 2 लिख दिया। बाकी तंबू और जो कच्चा भवन आंशिक रूप से पक्का हमारे पास में नहीं तो हमने 0 फिल किया है। इसके बाद में जो बाउंड्री वॉल है इसकी जानकारी आपको देना है कि आपके पास में बाउंड्री वॉल है या नहीं, और यदि है तो किस प्रकार से है, पक्का है,
या फिर पक्की तो है लेकिन टूटी हुई बाउंड्री वॉल है, तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, और यदि बाउंड्री वॉल नहीं है तो 5वां ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद क्या स्कूल में बिजली कनेक्शन उपलब्ध है, तो जी हाँ, हमारी संस्था में बिजली कनेक्शन है, तो हमने हाँ को सिलेक्ट किया। अब हमने जो कमरे बताए हैं उसमें आपको बताना है कि कितने कमरों में पंखे हैं, एसी कितने कमरों में है, हीटर कितने कमरों में है, तो वो जानकारी आपको इसमें देना है। तो पंखे हमारे दोनों कमरों में है, बाकी एसी और हीटर नहीं है, तो यहाँ पर हमने 0 कर दिया। यदि आपकी संस्था में हो तो आप यहाँ पर संख्या दे सकते हैं। इसके बाद क्या स्कूल में सोलर पैनल उपलब्ध है, यदि आपकी संस्था में सोलर पैनल उपलब्ध हो तो हाँ को सिलेक्ट करें, और नहीं तो नहीं को सिलेक्ट रहने दें। इसके बाद कक्षाओं के अलावा अन्य कमरों का विवरण शौचालय को छोड़कर, यदि जो कक्ष आपने बताए हैं इसके अलावा कोई कमरा आपके पास में हो तो उसकी संख्या आपको यहाँ पर लिखना है, और जो संख्या आप यहाँ पर लिखेंगे इसकी जानकारी नीचे देना होगा कि जो कमरा आपने यहाँ पर बता रहे, जैसे एक कमरा बताया, तो वो जो कमरा है, जो कक्ष है, वो किस के कार्य के लिए है, स्कूल के प्रधान के लिए, प्रधान शिक्षक, प्रधानाचार्य के लिए, पुस्तकालय के लिए, सहायक प्रधान अध्यापक के लिए, तो इसमें बताना होगा यहाँ पर जो भी संख्या आप लिख रहे हैं उसका यूज क्या है, किसमें यूज हो रहा है, वो आपको यहाँ से बताना होगा। इसके बाद में यहाँ पर एक और पॉइंट दिया गया है कि कंप्यूटर लैब सहित प्रयोगशाला कक्षों की संख्या, यदि आपके पास में हो तो यहाँ पर आप संख्या दे सकते हैं। इतनी जानकारी देने के बाद में जमा करें और अगला, इस पर आपको क्लिक करना है। और ध्यान रखें, यदि इसमें कोई भी मिसमैच होगा तो आपका इस पेज की जो जानकारी है वो सेव नहीं होगी, इसमें एरर आ जाएगा। तो आइए हम देखते हैं कि हमारी जानकारी सेव होती है या नहीं। तो जैसे हमने क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो जानकारी हमारी है वो सेव हो गई है। यदि आपकी जानकारी में कहीं भी कोई मिसमैच रहेगा तो यहाँ पर एरर आएगा। अब अगले पेज में, इस पेज को भी बहुत ही सावधानी से आपको दर्ज करना है, क्योंकि आपकी शाला में जो शौचालय है इससे संबंधित जानकारी आपको इसमें देना होता है। और इसमें भी यदि आपकी जानकारी मिसमैच होती है तो इस पेज में जानकारी आप सेव नहीं कर पाएंगे। तो एक बार अच्छे से इसे समझ लें। सबसे पहले कि क्या स्कूल में शौचालय है, हाँ या नहीं, तो आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इसके बाद में नीचे आपको इस शौचालय का विवरण देना होगा। यदि आप हाँ सेलेक्ट करते हैं तो इसमें बताना होगा कि शौचालय कुल कितने हैं, जो दिव्यांग छात्र हैं उनके शौचालय, जो CWSN अनुकूल शौचालय है उनको छोड़कर जो सामान्य शौचालय हैं वो कितने हैं, क्रियाशील कितने हैं, और इसमें नल जल जो उपलब्ध है वो कितने शौचालय में है, तो वो संख्या आपको यहाँ पर बताना है। तो हम यहाँ पर संख्या लिख देते हैं, एक शौचालय है और जो शौचालय है वो क्रियाशील है और इसमें नल भी उपलब्ध है। अब लड़कियों के लिए यदि हो तो आपको यहाँ पर देना है, और नहीं हो तो आप 0 कर सकते हैं। हालांकि ऐसी कोई संस्था नहीं है जहाँ पर बालक और बालिकाओं के लिए पृथक पृथक शौचालय नहीं है। कोई रेयर स्कूल ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर इस प्रकार की कंडीशन हो। इसके पश्चात जो दिव्यांग छात्र है इनके अनुकूल जो शौचालय होते हैं, जो वेस्टर्न सीट होती है, वो उपलब्ध है या नहीं, जो शौचालय है वो है या नहीं, इसकी जानकारी देना है। तो चूंकि हमारे यहाँ नहीं है तो हम 0 कर देते हैं। देखिए, पहले बॉक्स में आपको संख्या देना है कितने शौचालय हैं, और सेकंड बॉक्स में क्रियाशील है या नहीं, और थर्ड में नल जल कनेक्शन इसमें है या नहीं, इसकी जानकारी आपको देना होगा। तो इस प्रकार से पृथक पृथक आपको बालक और बालिकाओं की जानकारी देना है। ऊपर जो जानकारी आप दर्ज करेंगे वो नीचे आ जाएगी, जो कि फ्रीज रहेगी। इसके बाद में आगे यदि हम देखें तो जो यूरिनल है इसकी संख्या भी हमें देना होता है कि यूरिनल कुल कितने हैं, तो यहाँ से आप संख्या दे सकते हैं। साथ ही अगले बिंदु में हमें बताना होगा कि यदि कोई निर्माणाधीन शौचालय है तो इसकी संख्या नीचे बॉक्सों में देना होगा कि बालक के लिए कितने शौचालय निर्माणाधीन है, बालिकाओं के लिए कितने शौचालय निर्माणाधीन है। और यदि नहीं हो तब आपको इसमें 0 कर देना है, क्योंकि यदि 0 नहीं करेंगे तो लास्ट में जब आप सेव करेंगे तो एरर आ जाएगा। अब आगे जो बिंदु दिया गया है कि क्या शौचालय मूत्रालय ब्लॉक के पास साबुन से हाथ धोने की सुविधा उपलब्ध है, तो जी हाँ, उपलब्ध है। शौचालय सुविधा का स्थान उपलब्ध है, कहाँ पर उपलब्ध है, जो शौचालय है वो बिल्डिंग के अंदर है या फिर बिल्डिंग के बाहर, तो इसमें सेकंड ऑप्शन कि स्कूल बिल्डिंग के बाहर, लेकिन स्कूल परिसर में ही है जो शौचालय है। स्कूल बिल्डिंग के तो बाहर है, लेकिन जो हमारा परिसर है स्कूल का, वहां पर ही जो शौचालय है वो बना हुआ है। तो सेकंड ऑप्शन को हम इसमें सेलेक्ट करते हैं। आप देख लीजिए, यदि आपके स्कूल के बिल्डिंग के अंदर हो तब आप फर्स्ट ऑप्शन को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। क्या लड़कियों के शौचालय में इंसिनरेटर उपलब्ध है? इंसिनरेटर अर्थात एक प्रकार की भट्टी होती है जिसमें हम कचरा जलाते हैं। तो यदि शौचालय में उपलब्ध हो तब आपको हाँ सेलेक्ट करना है,
मैक्सिमम स्कूल यदि हम देखें जो उच्च कक्षा वाली है माध्यमिक स्तर से लेकर, प्राइमरी में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं होती है, लेकिन हाँ माध्यमिक स्तर से शौचालय में जो लड़कियों के शौचालय होते हैं इसमें इंसिनरेटर उपलब्ध होता है। तो यदि आपकी संस्था में हो तो आपको वहाँ सेलेक्ट करना है, चूंकि हमारी प्राइमरी स्कूल है, प्राथमिक स्तर की संस्था है, तो हमारे इसमें नहीं है तो हम नहीं को सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद क्या स्कूल में सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन उपलब्ध है? तो जो उच्च कक्षाएं हैं माध्यमिक स्तर से लेकर वहां पर इस प्रकार की व्यवस्था होती है, तो आप अपने स्कूल के आधार पर देख लें और ऑप्शनों का आपको चयन करना है। इसमें 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, आप देखेंगे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको बहुत ही सावधानी से इसमें ऑप्शन सिलेक्ट करने होंगे। इसके बाद क्या भोजन से पहले और बाद में हाथ धोने के लिए साबुन से हाथ धोने की सुविधा उपलब्ध है? तो बिल्कुल उपलब्ध है। यदि सुविधा उपलब्ध है तो कितने पॉइंट्स हैं, जो बॉस पॉइंट्स हैं वो कितने हैं उसकी संख्या आपको यहाँ पर लिख देना है। आगे यदि हम देखें तो कुछ जानकारी हमें हाँ या नहीं में देना होता है पेयजल से संबंधित। जो पेयजल का स्रोत है वो क्या है आपकी संस्था में, वो आपको यहाँ पर बताना होगा। इसमें एक से अधिक ऑप्शनों का आप चयन कर सकते हैं। जैसे हमारी संस्था में नल का पानी आता है और हो सकता है किसी स्कूल में नल का पानी भी आता हो और हैंडपंप भी हो, तो आप एक से अधिक ऑप्शनों का इसमें चयन कर सकते हैं। तो आप देख लें आपकी संस्था में पेयजल का जो मुख्य स्रोत है वो क्या है, वो आपको इसमें बताना होगा। और यहाँ पर जो बिंदु दिए गए हैं यदि इनमें कोई भी बिंदु आपकी संस्था में नहीं हो तब आपको लास्ट वाला बिंदु सिलेक्ट करना है और यहाँ पर बताना है कि इनके अतिरिक्त अन्य कौन सा जो पेयजल का स्रोत है वो आपकी संस्था में है। तो हमने बता दिया है यहाँ पर नल का जो पानी है वो हमारी संस्था में पेयजल का मुख्य स्रोत है। इसके बाद क्या स्कूल में जल शुद्धिकरण यंत्र जो वाटर प्यूरिफायर है आरओ उपलब्ध है, हाँ या नहीं? तो हमारी संस्था में नहीं है तो हमने नहीं सिलेक्ट किया है, आप देख लें। इसके बाद क्या पेयजल की गुणवत्ता की जांच जल परीक्षण प्रयोगशाला से की जाती है? तो प्रयोगशाला में समय समय पर जो जल परीक्षण है वो होता है, लेकिन सभी स्कूलों में नहीं होता है। आप देख लें यदि जल परीक्षण हुआ है तब आपको हाँ को सिलेक्ट करना है और नहीं हुआ तो नहीं को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद क्या स्कूल में वर्षा जल संचयन जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है इसकी व्यवस्था है? तो मैक्सिमम सभी स्कूलों में जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है इसकी व्यवस्था की जाती है और इससे हम वाटर लेवल बढ़ाने का प्रयास करते हैं। इसके बाद यदि हम देखें तो अगला जो बिंदु इसमें दिया गया है कि क्या स्कूल में पुस्तकालय की सुविधा, बुक बैंक, रीडिंग कॉर्नर है? अब यहाँ पर आपको बताना होगा कि पुस्तकालय है या नहीं। तो सभी स्कूलों में पुस्तकालय होता है, आपको हाँ सेलेक्ट करना है और यदि हाँ सेलेक्ट कर रहे हैं तो कुल कितनी पुस्तकें हैं वो आपको यहाँ पर बताना होगा। इसी प्रकार बुक बैंक की जानकारी आपको देना है और जो पढ़ने का कोना है, पढ़ने का कोना जो है वो है या नहीं इसकी जानकारी देना है और कितने कोने हैं वो आपको यहाँ पर बताना है। आगे हम देखें तो क्या स्कूल में पूर्णकालिक पुस्तकालय अध्यक्ष है जो लाइब्रेरियन है, क्या आपकी संस्था में है? आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, आपको सिलेक्ट करना होगा। क्या स्कूल समाचार पत्रों पत्रिकाओं की सदस्यता लेता है, हाँ या नहीं? इसके बाद बच्चों द्वारा कितनी बार लाइब्रेरी की जो पुस्तकें हैं वो उधार ली गई है, पढ़ी गई हैं, तो उसकी संख्या आपको यहाँ पर बता देना है। विद्यालय का अनुमानित भूमि क्षेत्रफल, अब यहाँ पर आपको आप चाहें तो स्क्वायर मीटर या फिर स्क्वायर फीट में जानकारी दे सकते हैं। आप देख लें आपकी जो भूमि है, आपका जो स्कूल है वो कितने क्षेत्रफल में है, तो आपके विद्यालय का जो अनुमानित भूमि क्षेत्रफल हो वो आपको यहाँ पर लिखना है और यहाँ से उसकी इकाई आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आप स्क्वायर मीटर में, स्क्वायर फीट में, स्क्वायर यार्ड में जानकारी दे सकते हैं। जैसे हमें स्क्वायर फीट में जानकारी देना है तो हमने यहाँ पर स्क्वायर फीट सेलेक्ट किया। क्या स्कूल सुविधाओं के विस्तार के लिए भूमि उपलब्ध है, क्या आपके पास में अतिरिक्त भूमि उपलब्ध है? आपको हाँ या नहीं में जानकारी देना है। यदि हाँ करते हैं तब आपको यहाँ से बताना होगा कि हॉरिजेंटल है या फिर वर्टिकल है, जो भी हो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें। इसके बाद में आवश्यक अतिरिक्त कक्षाओं और अन्य कमरों की संख्या, यदि आपको आवश्यकता हो कमरों की तब आप यहाँ पर संख्या दे सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं इस पोर्टल के माध्यम से। क्या स्कूल में खेल मैदान की सुविधा उपलब्ध है, यहाँ पर हाँ या नहीं? और यदि हाँ तो खेल मैदान का जो क्षेत्रफल है वो आपको यहाँ पर बताना है कि कितने स्क्वायर फीट में है, स्क्वायर मीटर में है या फिर स्क्वायर यार्ड में है, वो आप यहाँ से जानकारी दे सकते हैं। तो हम यहाँ पर जानकारी देते हैं और इसके बाद में यहाँ से आप जो मानक है, जो इकाई है, इसे सेलेक्ट कर लें। और यदि आप यहाँ नहीं बताते हैं तब छात्र कहाँ खेलते हैं उसकी जानकारी आपको इसमें देना होगा। इसके बाद में क्या पिछले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों की स्वास्थ्य जांच की गई है, हाँ या नहीं? और यदि हाँ की गई है
तो कितनी बार की गई है उसकी संख्या आपको देना है। और इसमें क्या क्या जांच किया गया है, जैसे ऊंचाई, वजन, आंखें, दंत, गला, इसमें जांच हुई है या नहीं, हाँ या नहीं में आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद में बच्चों को जो कृमिनाशक गोलियां दी जाती है वो कितनी खुराक दी गई है, पूर्ण दी गई है, आंशिक रूप से दी गई है या नहीं दी गई, इसकी जानकारी इसमें आपको बताना है। साथ ही इसमें यदि हम देखें तो अन्य और भी जो जानकारी है केवल हाँ या नहीं में आपको सिलेक्ट करना है। जैसे क्या स्कूल वार्षिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड रखता है, इसके बाद में क्या स्कूल में थर्मल स्कैनर उपलब्ध है, क्या प्राथमिक उपचार की सुविधा उपलब्ध है, क्या जीवन रक्षक आवश्यक दवाएं उपलब्ध है। तो बिल्कुल हम फर्स्ट एड बॉक्स अपनी संस्था में रखते हैं। हाँ, थर्मल स्कैनर जो है वो सभी संस्थाओं में संभवतः नहीं होगा, तो आप देख लें आपकी संस्था में जो सुविधाएं हैं वो आपको हाँ या नहीं में सिलेक्ट करना है। इसके बाद में क्या विकलांग बच्चों के लिए स्कूल की इमारत तक पहुंचने के लिए रैंप मौजूद है, तो यहाँ पर यदि आपकी संस्था में रैंप हो तब आपको हाँ करना है और नहीं हो तो नहीं करना है। यदि हाँ करते हैं तो क्या रैंप के लिए हाथ की जो रेलिंग है वो उपलब्ध है, हाँ या नहीं में जानकारी आपको देना होगा। इसके बाद क्या स्कूल में विशेष शिक्षक हैं, जो विशेष शिक्षक यदि हो तब आपको इसमें जानकारी देना है। इसके बाद में क्या स्कूल में किचन गार्डन उपलब्ध है, यदि उपलब्ध हो तो जानकारी दें। क्या स्कूल में किचन सेट उपलब्ध है, इसमें जानकारी देना है। वैसे मैक्सिमम स्कूलों में किचन सेट उपलब्ध है। इस स्कूल की जो जानकारी हम दर्ज कर रहे हैं यहाँ पर जीर्ण शीर्ण होने के कारण किचन सेट जो है वो डिसमेंटल कर दिया गया है, तो यहाँ पर हमने नहीं सेलेक्ट किया। इसके बाद में क्या स्कूल में अपशिष्ट एकत्र करने हेतु कूड़ादान है, तो यहाँ पर आपको बताना होगा नीचे कि क्या प्रत्येक कक्षा के लिए जो कूड़ादान है वो है या नहीं। सेकंड, शौचालय में जो कूड़ादान है वो है या नहीं, रसोई में जो कूड़ादान है वो है या नहीं, इसकी जानकारी आपको यहाँ पर हाँ या नहीं वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके देना होगा। इसके बाद लास्ट में कि क्या स्कूल में विद्यार्थियों के लिए फर्नीचर है, हाँ या नहीं, या फिर आंशिक रूप से भी आप बता सकते हैं। 3 ऑप्शन आपको इसमें मिलेंगे। यदि हाँ करते हैं या आंशिक करते हैं तो उसकी संख्या आपको देना होगा यहाँ पर कि कितनी संख्या में फर्नीचर उपलब्ध है। इतनी जानकारी देने के बाद में जमा करें और अगला इसे सिलेक्ट कर लें। जैसे हम सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर सक्सेस का मैसेज आ जाएगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात कि यदि आपका जो डेटा है यदि वो मिसमैच होता है तो इसमें एरर आ जाएगा, जिसे आपको चेक करना है कि कहाँ पर आपसे त्रुटि हुई है और उसे सुधार कर आपको सेव करना होगा। इसके बाद में स्कूल में जो भौतिक सुविधाएं और जो उपकरण है इसकी जानकारी देना होता है, जिसमें पहला बिंदु की क्या बोर्डिंग, छात्रावास, आवासीय सुविधाएं निम्नलिखित चरण के लिए उपलब्ध है। यदि आवासीय सुविधाएं, छात्रावास या फिर बोर्डिंग आपकी संस्था के लिए उपलब्ध हो तो आपको यहाँ पर हाँ सेलेक्ट करना है और इसमें उपलब्ध सीटों की संख्या देना है कि लड़कों के लिए कितनी सीटें हैं और बालिकाओं के लिए कितनी सीटें हैं। क्योंकि हमारे यहाँ इस प्रकार की सुविधा नहीं है तो हम नहीं को सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद में ऑडियो विजुअल सार्वजनिक पता प्रणाली है या नहीं, तो आपको इसमें जानकारी देना होगा। साथ ही बायोमेट्रिक उपकरण यदि हो तो आपको इसमें जानकारी देना है और इसे सेलेक्ट करने के बाद में सिंपली जमा करें और अगला इसे सेलेक्ट कर लें तो यहाँ पर एक सक्सेस का मैसेज आ जाएगा। अब हमारी संस्था में जो डिजिटल उपकरण है इसकी जानकारी देना होगा कि आपकी संस्था में कंप्यूटर कितने हैं, लैपटॉप कितने हैं, टैबलेट कितने हैं, वो सभी कुछ जानकारी इसमें देना है। तो जैसे पहला आप देख सकते हैं डेस्कटॉप पीसी जो कंप्यूटर है, लैपटॉप, नोटबुक आपके पास में है या नहीं, टैबलेट। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात कि सभी संस्थाओं में मध्य प्रदेश में यदि हम बात करें तो प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के सभी जो शिक्षक हैं उन्हें टैब उपलब्ध कराए गए हैं, टैब के लिए राशि दी गई है और जो टैब के लिए राशि दी गई है उन्होंने टैब क्रय किया है तो वो संस्थाओं के लिए है, उससे छात्रों को अध्यापन कार्य कराना है और जो अन्य ऑनलाइन कार्य है वो इस टैबलेट से करना है। तो इसकी संख्या आप यहाँ पर दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य और भी जो उपकरण है वो इसमें दिए गए हैं जैसे प्रिंटर, स्कैनर। तो यदि आपकी संस्था में हो तो इसमें जानकारी आपको फिल करना है। साथ ही अगला बिंदु की क्या स्कूल में कंप्यूटर आईसीटी लैब उपलब्ध है, तो हाई स्कूल हायर सेकेंडरी संस्थाओं में उपलब्ध हो सकती है तो आपको ऑप्शनों का चयन करना है। यदि हाँ यहाँ पर आईसीटी लैब है तब आपको अन्य जानकारियों को इसमें देना होगा और यदि नहीं है तो नीचे आप जानकारी को नहीं फिल करेंगे। साथ ही यदि हम देखें तो इसमें क्या स्कूल में इंटरनेट की सुविधा है, तो बिल्कुल यदि आपके यहाँ नेटवर्क है तो इंटरनेट की सुविधा है क्योंकि हमारे मोबाइल में इंटरनेट होता है और उससे हम यूज करते हैं और अन्य ऑनलाइन कार्य करते हैं। यदि हाँ तो किस प्रकार की सुविधा है यहाँ से आपको सिलेक्ट करना होगा।
तो जैसे आप देखें तो इसमें चौथा बिंदु दिया गया है मोबाइल फोन इंटरनेट, तो इस ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। क्या इंटरनेट सुविधा तक पहुंच का उपयोग शैक्षिक उद्देश्य के लिए किया जाता है? तो जी हाँ, बिल्कुल किया जाता है। इसके अतिरिक्त यदि हम देखें तो इसमें हाँ या नहीं में हमें जानकारी देना होता है कि क्या शिक्षण के लिए आईसीटी आधारित उपकरणों का उपयोग किया जा रहा है? तो बिल्कुल हम टैब का उपयोग कर रहे हैं। स्कूल में ई सामग्री, डिजिटल सामग्री संसाधनों तक पहुंच, तो क्या पहुंच है? बिल्कुल है। CWSN के लिए सहायक तकनीक आधारित समाधान क्या है? हाँ या नहीं में सेलेक्ट करना है। डीटीएच टीवी चैनलों तक पहुंच है? हाँ या नहीं। क्या स्कूल में डिजिटल लाइब्रेरी है? यदि हो तो हाँ को सिलेक्ट करें, और यदि हाँ सिलेक्ट करते हैं तो जो ई पुस्तक है, ई सामग्री है, उसकी संख्या आपको यहाँ पर देना होगा। इतनी जानकारी दर्ज कर देने के बाद में सिंपली जमा करें, इस ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है। जैसे हम सेलेक्ट करेंगे तो हमारी जानकारी यहाँ पर सेव हो जाएगी और एक सक्सेस का मैसेज आ जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सक्सेस का मैसेज आ चुका है। और इस प्रकार से जो स्कूल प्रोफाइल है, इसकी सारी जानकारी हमारे द्वारा अपडेट कर दी गई है, जिसे आप डैशबोर्ड पर भी जाकर देख सकते हैं कि आपका स्टेटस क्या है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो स्टेटस है वो पूरा किया लिखा हुआ आ गया है। साथ ही कलर कोडिंग भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ग्रीन हो गया है। इसके साइड में आप देखेंगे कि प्रमाणीकरण की स्थिति अप्रमाणित लिखा हुआ है, जो कि रेड में है। अब इसे वेरीफाई कैसे करें, प्रमाणित कैसे करें, इसे हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आशा है जानकारी आप समझ पाए होंगे कि जो स्कूल प्रोफाइल है, इसे हमें किस प्रकार से त्रुटि रहित दर्ज करना है। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की जानकारियों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।